सो गाइज लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस तक का सीमित नहीं है, लेकिन रियल जिंदगी में अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई बनता है जिसको भी सीए की प्रैक्टिस करनी है, जिसको भी सीए की प्रैक्टिस करनी है, या जो कोई भी व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता है फिनेंस डिपार्टमेंट में, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपका किसी भी एक्ट के साथ रिलेशन आने वाला है इन नियर फ्यूचर, देन दिस इज द चैप्टर फॉर यू। ये चैप्टर का ज्ञान अभी तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 5 से 10 मार्क के लिए आता है। यूजुअली इट इज सीन फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल था या जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखता हूं, ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा लोग इस चैप्टर को स्किप करते। आई डोंट नो व्हाई, इतना ज्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन इसकी जो कुछ लैटिन वर्ड्स इसमें कुछ डाले गए हैं या फिर कुछ मैक्सिम्स वगैरह देखते हैं क्या क्या होगा, सारी चीजें हम देखेंगे। वो सारी चीजों की वजह से आपको ऐसे फील आता है कि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, या फिर आपके जो दोस्त किसी दूसरे क्लास में वगैरह पढ़ते हैं या फिर कहीं सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको भी शायद ये चैप्टर बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि ये चैप्टर एक तो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं इसलिए पेशेंस खत्म हुए होते, या फिर ये चैप्टर आप डायरेक्टली अगर आईसीआई के मॉड्यूल से उठाओ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा मिर्च मसाला दिया है, उसकी वजह से हम एग्जैक्टली सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि ये चैप्टर को कहना क्या है। सो डोंट वरी, हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर आज एक लेक्चर होगा, उसके बाद में 2 से 3 और लेक्चर होंगे। पूरे चैप्टर को हम एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस क्विकली बिगिन विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाला चैप्टर। मैं कुछ भी बाकी की स्टोरीज अभी नहीं बोलना चाहता, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 3 एग्जाम्पल्स। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, देखिएगा, अभी थोड़ा सा महसूस करने लायक चीज है। रियल जिंदगी में क्या होता है, रियल जिंदगी में क्या होता है। मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने आपको बोला कल सुबह क्लास है, मैंने आपको बोला कल सुबह क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना जरा जल्दी से मुझे। कल सुबह क्लास है। अभी आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मन में आएंगे? जल्दी से मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स। यस, श्रद्धा मैडम बोल रही है यस सर। एट व्हाट टाइम? टाइम ऑफ क्लास, टाइम ऑफ टुमारो, कल यानी कि कौन सा कल? एट व्हाट टाइम टुमारो, टाइमिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि यहां पे देखिएगा मैंने क्या किया, आई ट्राई टू मेक वन स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट बोलने की कोशिश की एंड उसको आपने क्या किया, इंटरप्रेट करने का काम किया। तो यहां पे मैं एग्जांपल नंबर 1 लिखता हूं, कल सुबह क्लास है, करेक्ट। चलो वन मोर एग्जांपल आई विल गिव, एंड ये थोड़ा सा आपके टाइप का एग्जांपल है। आपकी मम्मी आपको पूछती है बेटा पढ़ाई करना कब से शुरू करोगे? आप बोलते हो नेक्स्ट मंडे, आप बोलते हो नेक्स्ट मंडे, या फिर न्यू मंथ मतलब फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नहीं? ये आपकी जिंदगी का ही सवाल है, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो इसका मतलब अभी क्या निकाले? तो ये आने वाला मंडे आपकी जिंदगी में कभी आता है क्या? कभी भी नहीं आता। या फिर हमेशा मैं मेरे दोस्तों को पूछता हूं कि यार तू कब से जिम शुरू करने जा रहा है, कब से तू मतलब फिटनेस की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगा, कितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल तू जीता है? वो बोलता है 1 जनवरी। एंड वो 1 जनवरी क्या होता है, हमेशा कभी भी जिंदगी में आता नहीं है। एनीवेज, सो दिस इज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट। एक लास्ट वाला बहुत ही फनी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिएगा एक घर में एक हस्बैंड, एक उसकी वाइफ, एक है हस्बैंड, एक है उसकी वाइफ, एंड मान लीजिएगा उसकी एक मम्मी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड मम्मी।
मान लीजिएगा इस मम्मी ने अच्छे से खाना बनाया है। किसके लिए खाना बनाया? उसके सन के लिए। ये सन है एंड ये है उसकी वाइफ एंड दिस इज मॉम। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट आपको सारी चीजें दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो मान लीजिएगा ये मम्मी जी है, मम्मी जी ने अपने बेटे के लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से, अच्छे से खाना किया, परोसा, खिलाया भी। एंड उसके बाद में एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन मम्मी ने उसके बेटे को पूछा, बेटा खाना कैसे हुआ था? सो बेटा से, मम्मी बहुत बढ़िया खाना हुआ था, मम्मी बहुत बढ़िया खाना हुआ था, बहुत मजा आया मुझे खाना खा के। नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? यहां पे अभी इंटरप्रेट करने वाले तो दो लोग हैं। यहाँ पे मम्मी आपने बनाया हुआ खाना बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था, बहुत लाजवाब था, ऑसम था, इतना बढ़िया खाना तो मैंने आज तक कभी खाया नहीं था, बहुत मजा आया, पेट अच्छे से भरा, मन खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। ये ऐसे अगर आपने कुछ कह दिया तो मम्मी ने तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन क्या होगा? वाइफ बोलेगी तो मैं क्या खाना अच्छा नहीं बनाती? मैं मतलब इतने दिन क्या मतलब गंदा परोस रही थी आपको? तो यहां पे देखिएगा, आपने स्टेटमेंट किया कुछ और, मम्मी ने उसको सही प्रकार से इंटरप्रेट तो कर लिया, लेकिन यहां पे जो आपकी बीवी थी उसने तो मतलब कुछ और ही उसका मीनिंग निकाला। समझ में आ रहा है क्या? या ये वन मोर एग्जाम्पल हो सकता है, इसी के रिलेटेड हो सकता है। सो जब कभी भी टीचर किसी एक स्टूडेंट का तारीफ करता है, अरे वाह बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, कितना अच्छे से आ रहा है तुझे, सारे अकाउंटिंग एंट्रीज आ रहे हैं, सारे मैथ्स के फॉर्मूलेज आ रहे हैं, अरे वाह भाई वाह बहुत अच्छा आगे जा रहा है तू। तो सडनली इसको कोई दूसरा स्टूडेंट जिसको बहुत मतलब जेलसी प्रकार का जो होता है ना, वो उसको किसी और वे में इंटरप्रेट भी कर सकता है। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मैंने इतने सारे सिंपल एग्जांपल आपके रियल जिंदगी के एग्जांपल क्यों देना चाहा? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सिंपल वर्ड इंटरप्रिट करना। इंटरप्रिट करना यानी कि क्या? अभी टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रिट करना? इट सिंपली मीन्स समझना। इट सिंपली मीन्स समझना। ओके मैं पहले आपको ये अभी चैप्टर 2 मिनट में शुरू करेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस भी बताना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू योर रियल लाइफ। आपने बहुत बार सुना होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग या फिर लॉयर लोग आइदर वो नॉर्मल सैलरी कमाते या फिर कोई एकदम परसेंटेज में होंगे जो करोड़्स में सैलरी कमाते। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस क्यों आया? इट इज बिकॉज ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस। इसका प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसको मतलब बहुत अच्छी तरीके से लॉ को पढ़ना आता है। इसका इट मीन्स नथिंग बट दे नो हाउ टू इंटरप्रेट लॉ। तो ये जो महान महान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या फिर महान जो लॉयर्स होते हैं ना, जो लॉ को पढ़ना जानते हैं। सी टेल मी वन थिंग, मेरे पास भी तो एक्ट अवेलेबल है, आप बच्चों के पास भी तो एक्ट अवेलेबल है, दुनिया के हर किसी व्यक्ति के पास एक्ट अवेलेबल है। बेयर एक्ट इज देयर विथ यू। आप मोबाइल एप्लीकेशन में आपके पास एक्ट अवेलेबल है, गूगल पे जाइए वहां पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाइएगा वहां पे अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट केसेस के जजमेंट्स अवेलेबल है, रूल्स अवेलेबल है, सारी चीजें 100% ऑफ द मटेरियल इज देयर विथ यू। बट ऐसी क्या चीज है कि जो एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनाती है यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफरेंशिएट करती है? हाउ? बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन। सही ढंग से जो इस एक्ट को पढ़ पाता है तभी उसके साथ वो खेल पाता है, जो पढ़ पाता है वही खेल पाता है। समझ में आ रहा है क्या? सो यहां पे देखिएगा। नाउ लेट अस बिगिन विद अवर चैप्टर। एनीवेज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि अगर आपको बड़ा बनना है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में बोल रहा हूं, प्रैक्टिस की फील्ड में बोल रहा हूं, तो ये चैप्टर आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे शुरुआत में लेट अस इंट्रोड्यूस तो यहां पे लॉ को पढ़ना, समझना एंड कंक्लूजन निकालना, पढ़ना,
समझना एंड कंक्लूजन निकालना। देखिएगा, मैं तो आपके साथ सीए फाउंडेशन से हूं, तो यहां पे आपको पढ़ने का एंड समझने का ये काम तो मैंने आपको करके दे दिया था। इवन कुछ जगहों पे मैं कंक्लूजन भी निकालने का काम दे देता हूं। लेकिन जिस टाइम पे आप रियल जिंदगी में जिस टाइम पे आप काम करोगे, उस टाइम पे पढ़ने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। समझना भी तो आपको ही करना पड़ेगा, एंड उसके बाद कंक्लूजन ये तो मतलब आपकी जिम्मेदारी होगी। बराबर है कि नहीं? मतलब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, कुछ आपको क्वेरी वगैरह पूछेगा, उस टाइम पे आप एक्ट लेके बैठोगे, उस टाइम पे आप एक्ट को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे एंड उसको सॉल्यूशन दोगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन रियल लाइफ। तो यहां पे देखिएगा, अगर वर्ड्स एंड प्रोविजंस पढ़ने के बाद, इफ इट इज क्लियर, ये ग्रीन कलर मतलब क्या? इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर टू यू, देन बहुत बढ़िया यार, एज इट इज उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। मतलब वर्ड्स एंड प्रोविजंस इसको आपने पढ़ा, आपने उसको समझा एंड यू आर एबल टू इंप्लीमेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब आपका जो मोबाइल फोन, उसके ऊपर जीएसटी 18%, ये आपने एक्ट में पढ़ा। ये एक्ट ने आपने पढ़ा, उसको समझा एंड उसको अप्लाई कर दिया। आपने क्लाइंट को बोल दिया भाई 18% भर जीएसटी, बात खत्म। या फिर आपका क्या होता है, वो जीएसटीआर 3B रिटर्न भर। दिस इज हाउ यू डू इट इन द रियल लाइफ। या फिर इनकम टैक्स में मान लीजिएगा आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको बोला कि सर मेरे पास मेरे पास लैंड है, उसको मैंने बेचा एंड विद इन 2 ईयर स्पैन मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी बाय कर लिया। तो आपने एक्ट को पढ़ा, आपने कैपिटल गेन सीरीज को पढ़ा, आपने समझा कि इट इज टैक्सेबल अंडर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एग्जांपल, एंड उसके बाद में आपने इंडेक्सेशन वगैरह किया। उसके बाद में आपने उसको डिडक्शन की सीरीज मारी, मतलब कौन सी, सेक्शन 54 वाली, एंड उसके बाद में आपने टैक्स कंप्यूट करके उसको बोल दिया भाई इतना इतना टैक्स तू भर। एंड उसमें भी फिर वो एडवांस टैक्स एंड वो इन बिटवीन भरना पड़ता है क्वार्टरली, जो आपने अभी तक शायद प्रोविजन पढ़ी नहीं होगी। एनीवेज, तो ये सारी चीजें आप जिस टाइम पे बोलते हो, उसी टाइम को हम बोलते हैं इंटरप्रेट करना। बराबर? अभी ये चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है भाई, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी इजी चीजें हो रही है, तब तक तो ठीक है। अभी जस्ट टेक द एग्जांपल, अभी आप ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको कुछ डाउट आता है, आप मेरे को अप्रोच होते हो या फिर आप टैक्स की फैकल्टी को अप्रोच होते हो, लेकिन जस्ट थिंक कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? गूगल। लेकिन गूगल पे दुनिया भर की चीजें नहीं होती। अगर सारी चीजें गूगल में ही होती तो हर कोई उज्जवल निकम नहीं बन जाता। समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो चीजें होगी ना जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब लेट इट बी लॉयर्स, लेट इट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक प्रैक्टिस करते, तो सारी चीजें गूगल पे नहीं होती भैया, कुछ चीजें यहाँ पे भी होती है, कुछ चीजें एक्सपीरियंस एंड आपका ब्रेन पावर उसके ऊपर भी निर्भर होती है। एनीवेज, सो यहाँ पे लॉजिक अगर क्लियर हो रहा है तो भाई ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मतलब यू आर ट्राइंग टू रीड द स्टेटमेंट। सी, यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं एकदम क्लियरली, यहां पे इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, देन दैट इज योर प्रॉब्लम। यहां पे मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं दूसरे मतलब थोड़े से ऊपर के लेवल, मतलब मान लीजिएगा मैंने एक्ट में पढ़ने का चाहा, मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट फॉर 4 years, तो यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं एंड जहां पे मुझे एक प्रोविजन जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा था उसका इंटरलिंकिंग मुझे किसी और प्रोविजन के साथ मिल रहा है। तो नाउ यहां पे अगर मैं जिस टाइम पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं एंड इफ इट इज नॉट क्लियर, देन व्हाट आई शैल डू, देन आई शैल टेक द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। फिर से एक बार क्लियर करता हूं, लास्ट बार क्लियर करता हूं, ये अगर आप सिंपल अंग्रेजी पढ़ने को नहीं आ रहा है, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं है। मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला लेट अस मीट टुमारो एट 7 AM, ये मैंने अंग्रेजी में कहा, एंड अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रहे, देन दैट इज योर लैंग्वेज का प्रॉब्लम। तो यहां पे वी आर नॉट सॉल्विंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम, यहां पे वी आर सॉल्विंग इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम। जैसे कि वो ये बेटे ने मम्मी जी की जो तारीफ की थी,
तो यहाँ पे उसकी वाइफ को पूरा समझ में आया कि उसने क्या बोला, लेकिन उसने उसका मीनिंग दूसरा ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? मीनिंग दूसरा लेना। मम्मी ने कुछ और मीनिंग लिया एंड वाइफ ने कुछ और मीनिंग लिया। या फिर यहां पे देखिएगा, यहां पे आपकी मम्मी शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मंडे, यानी कि कौन सा मंडे। आपने क्लियर कट मंडे कहा, उसको ये तो समझ में है कि भाई मंडे पढ़ाई करने बैठोगे आप, लेकिन कौन सा मंडे। सो शी इज नॉट एबल टू इंटरप्रिट इट करेक्टली, शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। जो आपको बोलना था वो उसको ठीक से समझा नहीं। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, फिर से एक बार बोलता हूं, अंग्रेजी का प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी मराठी इसका प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। यहां पे आप क्या उसका मीनिंग निकाल रहे हो, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए जी, ठीक है, अभी आगे बढ़ते। तो यहां पे ये जो पूरा जो चैप्टर हम पढ़ते, ये जो पूरा हम चैप्टर पढ़ते, अभी आपकी जिंदगी में आया क्यों, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते, एक अच्छे से बैकग्राउंड बनाते आपके दिमाग में, सो दैट आपको इंटरप्रिटेशन वाला जिस टाइम पे एक्चुअल पार्ट डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड सच में बहुत ज्यादा इजी है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सारे स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। तो चलिए जी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉ स्ट्रक्चर इन इंडिया। एग्जैक्टली इंडिया में लॉ बनता कैसे है एंड ये चैप्टर की जरूरत क्यों आई। बिकॉज जिस टाइम पे हम एग्जैक्टली ये आया क्यों, ये पैदा ही क्यों हुआ, इसको समझते हैं ना, उसके बाद में वो पढ़ने में ज्यादा इजी हो जाता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सो ये मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि ये मैंने ऑलरेडी आपको उस टाइम पे पढ़ाया था कि लॉ लीगल स्ट्रक्चर क्या है। देयर आर 3 पिलर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 3 पिलर्स क्या है। फर्स्ट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब जिसको आप बोलते हो लोकसभा राज्यसभा, हु इज इन चार्ज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ऑब्वियसली मिस्टर प्रेसिडेंट। लोकसभा में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि मोदी जी, राहुल गांधी जी। एंड उसके बाद में होता क्या है, दूसरी बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यहां पे कौन कौन रहेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट सर, वंस अगेन प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट होते। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यानी कि मोदी जी एंड उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे मतलब राहुल गांधी जी यहाँ पे नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी में राहुल गांधी जी नहीं होंगे, वो कहाँ पे होंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी में होंगे। एंड उसके बाद में जुडिशियरी बॉडी यानी कि अपना कोर्ट। तो यहाँ पे देखिएगा लॉ को बनाता कौन है, लॉ को बनाता कौन है। सो अभी इसको मैं एकदम फास्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज हमारा चैप्टर ये वाला नहीं है, हमारा चैप्टर इंटरप्रिटेशन वाला है, ठीक है ना। सो लॉ, मान लीजिएगा आपको कंपनीज एक्ट बनाना है या फिर इनकम टैक्स एक्ट बनाना है। सो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पास वन, यू नीड टू मेक वन ड्राफ्ट एंड यू नीड टू सबमिट दैट ड्राफ्ट इन द लोकसभा। किसके लिए सबमिट करना है, फॉर इट्स डिस्कशन, एंड डिस्कशन के बाद बनेगा वो बिल एंड उसके ऊपर किया जाएगा वोटिंग। तो ये जो ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्ट था, उसके बाद बिल बना एंड वो बिल के ऊपर डिस्कशन एंड वोटिंग करके लोकसभा देन राज्यसभा से पास हो गया 50% से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी बोलते हैं उसको। उसके बाद में प्रेसिडेंट सर ने उसको दे दिया असेंट एंड दिस इज हाउ एनी लॉ इज मेड इन इंडिया। बराबर, ये था सेंट्रल लेवल एक्ट। अभी दूसरा एक्ट भी होता है यानी कि स्टेट लेवल एक्ट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का पावर रहेगा, सेम रहेगा। प्रेसिडेंट के सर, प्रेसिडेंट सर के यहाँ पे कौन आएगा, गवर्नर सर आ जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा के यहाँ पे कौन आ जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद आप उसको बोल सकते हो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसको आप बोल सकते हो। एनीवेज, सो दिस इज हाउ एनी लॉ इज मेड इन इंडिया, ठीक है। अभी सर हमने ये लॉ तो बनाया, मान लीजिएगा अपना कंपनीज एक्ट का ही एग्जांपल लेते, हमने कंपनीज एक्ट चलो सर 2013 में बना दिया। अभी सर इसको इंप्लीमेंट करने वाला भी तो कोई चाहिए। मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद क्या वो फॉलो हो रहा है क्या, या कोई उसको तोड़ रहा है। अपने इंडिया में तो बहुत नमूने भरे हैं, तो जो दिन रात बाहर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसको इंप्लीमेंट करने वाली की भी तो बॉडी चाहिए। सो दैट टास्क इज विद द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यहाँ पे देखिएगा लॉ को इंप्लीमेंट करना है, लॉ को इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट कौन है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। उसके बाद आपका आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उसके बाद आपका सेबी भी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। या फिर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
ये दोनों एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है इसलिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है इनकम टैक्स एक्ट, एज वेल एज योर जीएसटी भी आता है। सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये करता है एग्जीक्यूट, किसको करता है, इनकम टैक्स को। एंड उसके बाद सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, उसके अंडर आता है आपका जीएसटी, बराबर। सो दिस इज हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, इसको सही प्रकार से ये रन हो रहा है क्या, स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है क्या, इसको देखना। बट ऑब्वियसली इसके ऊपर इंचार्ज कौन होगा, बट ऑब्वियसली इट इज द प्राइम मिनिस्टर। चलो आगे। सो अभी तक हमने देखा लॉ को बनाया एंड लॉ को इंप्लीमेंट किया, लॉ को बनाया भी एंड लॉ को इंप्लीमेंट किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ रीजन से, जो अभी मैं आने वाले 2 मिनट में डिस्कस करूंगा, उन रीजंस की वजह से एम्बिग्विटी हो जाती है लॉ में। यानी कि जैसे कि अभी आपने इनकम टैक्स में वोडाफोन का फेमस जजमेंट सुना होगा, रिसेंटली आया था 2000 आई थिंक 15 या 16 कुछ समवेयर अराउंड 4-5 इयर्स बैक। या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के याद है कि आपको बहुत सारे केसेस हमने देखे थे, जैसे कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वगैरह, ऐसे अनगिनत, जो हम अनगिनत नहीं लिमिटेड ही होते। सो इतने सारे हैं जो हम केस लॉ जो देखते हैं, वो बनते क्यों है, बिकॉज ऑफ सम एम्बिग्विटी। इसका मतलब क्या है, दो पार्टियों के बीच में झगड़ा, आइदर अगर ट्रांजैक्शन बेस्ड अगर कोई रहेगा, यानी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनके बीच में कुछ झगड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू लॉ, या फिर कभी कभी एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड असेसी के बीच में भी झगड़ा होता है। इट इज क्वाइट पॉपुलरली सीन इन द केस ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है बच्चों, इनकम टैक्स असेसी बोलता है मेरे हिसाब से मुझे इतना टैक्स भरना है, लेकिन क्या होता है, सडनली इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है नहीं, तेरा तो टैक्स कैलकुलेशन ज्यादा, यानी कि असेसी बोलता है मैं 100 रुपए भरूंगा, ऑफिसर बोलता है नहीं तेरा तो लाइबिलिटी 150 आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों के पास भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का तो वही बुक है, लेकिन दोनों ने क्या किया, इंटरप्रिट अलग अलग से किया, यानी कि दोनों ने एक्ट को अलग तरीके से समझा, बराबर। तो यहां पे मामला फाइनली कहां पे जाता है, तो यहां पे इसके ऊपर डिसीजन देने का काम कि एग्जीक्यूटिव बॉडी सही बोल रही है या फिर वो असेसी सही बोल रहा है, या फिर लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपनी। मान लीजिए कंपनी के ऊपर कुछ पेनल्टी वगैरह लग गई है एंड वो सामने वाली पार्टी बोल रही है नहीं हमारे ऊपर पेनल्टी आ ही नहीं सकती, हमने कुछ कॉन्ट्रावेन किया ही नहीं, हमने तो सारी चीजें प्रोविजन को कंप्लाई किया। लेकिन आरओसी वाले बोल रहे नहीं ये देखिएगा ये सेक्शन आपने कॉन्ट्रावेन कर लिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे सारे मामलों में ये सारी चीजें सुलझाने का काम किसका है, बट ऑब्वियसली द लास्ट पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जुडिशियरी। सो जुडिशियरी मतलब क्या, सारी आपका कोर्ट्स का लेवल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, एंड सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है क्या, कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि लॉ को पढ़ना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना एंड मामलों को सुलझाना, ये सारी चीजों का काम किसका है, ये सारी चीजों का काम बन जाएगा आपका जुडिशियरी का। सो आई होप ये आपको अभी तक बैकग्राउंड तो समझ में आया होगा, क्या आपको समझा है क्या, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले हमने देखा कि लॉ को बनाया किसने, उसके बाद लॉ को इंप्लीमेंट किया किसने, एंड फाइनली हमने देखा कि अगर लॉ में पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा, बट ऑब्वियसली द जुडिशरी। यानी कि अभी तक आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, यहां से एक आपको लिंक लगना चाहिए कि ये सारा पावर जो होगा ना इंटरप्रिटेशन वाला, वो सारा पावर होने वाला है जुडिशरी के पास। यस, चलिए जी अभी बढ़ते हैं आगे। अभी आगे बढ़ने से पहले ठीक है, 2-3 डेफिनेशन है लेकिन मैं उसको बाद में ही कवर कर लूंगा। चलो अगले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते, दैट इज इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे देखिएगा, पहले ऑलरेडी मैं आपको कंक्लूजन बोल देता हूं, आपका आंसर यह है
कि इन इंडिया हम दोनों भी टर्म्स को साइमल्टेनियसली यूज करते। देखा जाए तो इंटरप्रिटेशन का मतलब कुछ और है, कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ और है, लेकिन इन इंडिया हम इसको मतलब मिला जुला के आइदर और कुछ भी यूज करते। आइदर वी कैन यूज इंटरप्रिटेशन और वी कैन यूज कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। पॉपुलरली वी यूज इंटरप्रिटेशन ओनली। डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो ये दोनों भी चीजों का मतलब अलग है, लेकिन एज फार एज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट पार्ट इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू टेक द सिमिलर मीनिंग या फिर सिनोनिम्स बोल सकते हो आप। तो चलो सबसे पहले समझने की कोशिश करते सर ये इंटरप्रिटेशन मतलब क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज निकाली है एंड उसके मान लेते हैं 4 मीनिंग निकल रहे हैं। यानी कि कुछ लाइन लिखी गई है एंड इट इज हैविंग मल्टीपल मीनिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवत गीता, वहां पे जितने भी श्लोक है, जिसको जैसे इंटरप्रेट करेगा वैसे वो मतलब उसको अलग से मजा आता है। अगर आपको, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जिस टाइम पे आप जिंदगी में पढ़ोगे, कोई भी मतलब आपका जो भी रिस्पेक्टिव धर्म ग्रंथ होगा, इतना डिटेल में गहराई में ड्राफ्टिंग किया होता है धर्म ग्रंथ का। आप कोई भी धर्म ग्रंथ ले लो, आप भगवत गीता ले लो या फिर कुरान शरीफ ले लो या फिर साहिब जी ले लो, या कोई भी आप ले लो, या फिर आप बाइबल ले लो, तो ये सारे जो धर्म ग्रंथ है ना, इनकी जो राइटिंग की जाती है, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये जो आपको, आपका जैसे मन है ना, आप जिस लेवल पे हो ना जिंदगी में, उस प्रकार से आपको वो मीनिंग देंगे। यानी कि इंटरप्रिटेशन मीन्स समथिंग जिसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो यहां पे मैंने क्या दिया है, 1 to many। समझ में आया? स्टेटमेंट एक है लेकिन उस स्टेटमेंट के मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन, बराबर। एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इज समथिंग लाइक टेकिंग कंक्लूजन्स, डिराइविंग कंक्लूजन्स। यानी कि आपने बहुत सारे अलग अलग चीजों को पढ़ के फाइनली आपने कुछ कंक्लूड कर लिया। इसका मतलब क्या है? चलो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं जो बाद में इंटरप्रिटेशन के साथ भी लिंक करूंगा। मान लीजिएगा मैंने बोला कल 7 बजे क्लास है। मैंने क्या बोला? मैंने 2 स्टेटमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कल 7 बजे क्लास है, टुमारो 7 बजे क्लास है, एंड उसके बाद में मैंने आपको ऑलरेडी टाइम टेबल दे दिया था। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? 7 बजे क्लास है, ठीक है। एएम है या पीएम है मैंने बोला नहीं है। एंड दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये दिया कि क्लास का जो टाइमिंग होता है दैट इज फ्रॉम 7 AM to 5 PM। कल 7 बजे क्लास है एंड क्लास का टाइमिंग इज 7 AM to 5 PM। नाउ प्लीज टेल मी, यहां पे आपके सामने मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, उससे आप कंक्लूजन क्या ले रहे हो? You are having multiple statements with you. What are you concluding from it, or what are you constructing from it? So answer is tomorrow class is at 7 AM. समझ में आया क्या? So you are having multiple statements with you and you are trying to derive something out of it. So this is how you do construction or you conclude something. एंड यहां पे क्या होगा, इसका एग्जांपल भी देता हूं। कल 7 बजे क्लास है, ये मैंने एक ही स्टेटमेंट किया, बराबर, एक ही स्टेटमेंट किया। सो इसका मतलब क्या निकल रहा है? आइदर 7 AM है या फिर 7 PM है। समझ में आया क्या? सो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सो यहां पे देखिएगा, यू आर जनरेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस, एंड यहां पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के माध्यम से यू आर ट्राइंग टू फाइनली कंक्लूड समथिंग। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस पूरे डायग्राम को अगर एक साथ जोड़ू, यानी कि इंटरप्रिटेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन को अगर मैं एक साथ जोड़ू, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे देखो, एक स्टेटमेंट है जिससे आपको मल्टीपल चीजें आपको समझ में आई, लेकिन फाइनली आपने ये कंक्लूड कर लिया। ये आपका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से इतने सारे मीनिंग जा रहे थे, बराबर। ये सारे जितने भी आपकी चीजें जा रही थी, जितने भी मीनिंग बन रहे थे, उससे फाइनली आपने ये पाथ 1 जो था ना,
या आपने कर लिया कंक्लूड। कंक्लूड यानी कि क्या, कंस्ट्रक्शन। सो दिस इज हाउ इंटरप्रिटेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू लुक। बराबर। तो यहां पे देखो मैंने सिंपल हिंदी में लिख के दिया है, अलग मीनिंग निकालना यानी कि रीड एज वेल एज अंडरस्टैंड। रीड करना एंड समझना यानी कि इंटरप्रेट करना, एंड उस बात से फाइनली डिसीजन मेकिंग करना यानी कि कंक्लूड करना यानी कि कंस्ट्रक्शन करना। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो अलग मीनिंग निकालना यानी कि इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनल कंक्लूजन ड्राफ्ट करना, ड्रॉ करना सॉरी, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन। सर इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में जो अपना जुडिशियरी सिस्टम है हम इसको आइदर और मतलब एक ही मानते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब ये पूरा प्रोसेस एक ही है, उसको आप ऐसे सेपरेट डिवाइड नहीं करते, इंटरप्रिटेशन का टास्क अलग एंड कंक्लूजन का, कंस्ट्रक्शन का टास्क अलग नहीं। इंडिया में हम ये वाला पार्ट करते, ये वाला पार्ट करते। इंटरप्रिटेशन बोला तो फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचना ही है, कंस्ट्रक्शन बोला उसका मतलब भी क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। यानी कि इंडिया में वी फॉलो दिस, इंडिया में वी फॉलो दिस, इंटरप्रिटेशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, वन एंड द सेम, पॉपुलरली नोन एज इंटरप्रिटेशन। इसलिए आपने चैप्टर का नाम भी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट नहीं था, क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। सो इट इज अ पॉपुलर नेम। चलो अभी यहां पे देखो एग्जाम, अभी तक मैंने आपके साथ जनरल डिस्कशन किया थोड़ा सा, अभी तक भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी भी मैं आपके दिमाग में बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसी बैकग्राउंड बनाने के चक्कर में ये जो दो महान व्यक्ति थे, ये कौन थे, जोलोविज एंड फिजरलैंड। तो ये जो दो व्यक्ति थे इन्होंने कुछ थ्योरी दी है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रटने का पार्ट है। इन्होंने कुछ थेरीज बनाई थी, तो वो थेरी डायरेक्टली 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है। तो चलो देखते हैं कि ये बोलते क्या है। तो ये देखो जोलोविच क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई द इंटरप्रिटेशन एज पर दिस व्यक्ति जोलोविच। तो यहां पे देखिएगा उसका इंटरप्रिटेशन का क्लासिफिकेशन होता है दो, इसमें पहला होता है लीगल, दूसरा होता है डॉक्ट्रिनल। सो लीगल में दो प्रकार, अगेन ऑथेंटिक एंड यूजुअल। सो यहां पे देखिएगा ऑथेंटिक, अभी देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। व्हेन रूल इज डायरेक्टली डिसाइडेड फ्रॉम द लेजिस्लेटर, व्हेन रूल इज डायरेक्टली डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटर, इसका मतलब क्या है, सिंपली स्पीकिंग अगर एक्ट में मतलब क्या, बेयर जो सेक्शन है, अगर क्लियर कट सब कुछ लिख के दिया है, जैसे कि मैंने मोबाइल का फैंटास्टिक एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने मोबाइल को बोला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन है, जैसे आपका सैमसंग, ओप्पो, वीवो होता है, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी इज चार्ज, पूरा क्लियर कट, कुछ भी एम्बिग्यूटी नहीं है। यानी कि लेजिस्लेटर मतलब कौन, एक्ट बनाने वाला व्यक्ति। अगर लेजिस्लेटर ने पूरी चीज सही दी है तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिक वे। एंड उसके बाद में यूजुअल वे किसको बोलते हैं, व्हेन इट कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज कस्टम्स, केस, लॉ। मतलब जब कभी भी इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली उस एक्ट से डिराइव नहीं होता, लेकिन कुछ उसके रिलेटेड एक्ट से डिराइव होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट में पर्सन का डेफिनेशन दिया नहीं है, मतलब एज सच। इनकम टैक्स में पर्सन का डेफिनेशन दिया है, आपको याद है क्या, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये सारा डेफिनेशन क्लियर कर दिया है। तो वो इनकम टैक्स वाला पर्सन का डेफिनेशन यहां पे आ जाएगा। लेकिन इफ यू चेक आउट द पर्सन का डेफिनेशन एज पर द कंपनी एक्ट, तो वहां पे भी टेक सिंपली स्पीकिंग नेचुरल पर्सन, बराबर। तो ऐसे एज सच कोई और व्यक्ति हम लेते नहीं है, तो यहां पे कंपनीज एक्ट वाला यहां पे आ जाएगा। अभी इसको और ज्यादा हम डिटेल में आगे के डिस्कशन में पढ़ने ही वाले, डोंट वरी। उसके बाद में डॉक्ट्रिनल को देखो, कोर्ट अप्लाइज ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच टू फाइंड मीनिंग व्हाट लॉ सेज, ग्रामेटिकल मीनिंग एंड दूसरा है लॉजिकल मीनिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे कि वो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हस्बैंड ने वाइफ को बोला, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, क्या वाइफ को नहीं मम्मी को बोला था, मम्मी खाना बहुत अच्छा बना था। तो यहां पे कोर्ट क्या करता है, इन द ग्रामेटिकल मीनिंग इट टेक्स व्हाट लॉ सेज, जो लॉ में लिखा है उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ो। मतलब क्या, मम्मी जी खाना अच्छे से बनाए,
मतलब वहां पे उसकी बीवी ने उसको इंटरप्रेट किया, उसकी बहन ने उसको इंटरप्रेट किया, उसकी सासू माँ ने उसको इंटरप्रेट किया, सभी लोग एक ही इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, एक ही मीनिंग लगाएंगे। क्या? व्हाट लॉ सेज, मतलब उसने क्या बोला, भाई खाना अच्छा बनाए, फैंटास्टिक। लेकिन उसका लॉजिकल मीनिंग, मतलब आप थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जाके देखते हो, इसने खाना अच्छा बनाया मतलब मैं क्या अच्छा नहीं बनाती क्या? सो दिस इज व्हाट, देखो कोर्ट गोज बियॉन्ड ग्रामेटिकल, वर्ड्स के आगे जाके उसके पीछे का हिडन पॉइंट, कोर्ट गोज बियॉन्ड ग्रामेटिकल मीनिंग, tries to discover the intention of statute in some other way, that is logical way, that is what law means, what law says and what law means। पतिदेव ने क्या बोला, खाना अच्छा हुआ, लेकिन पतिदेव को बोलना क्या था कि मैं खाना गंदा बनाती हूं, आपकी माँ जी खाना अच्छा बनाती है। समझ में आ रहा है? सो यहां पे व्हाट लॉ सेज वर्सेस व्हाट लॉ मीन्स। तो यहां पे कौन कौन से दो, यहां पे कौन कौन से थे, यहां पे था डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटर, मतलब क्या एक्ट में, वो लेजिस्लेचर में ही दिया जाएगा, एक्ट में ही दिया जाएगा। एंड दूसरा वे क्या था, आपको कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। एंड यहां पे क्या था, व्हाट लॉ सेज वर्सेस व्हाट लॉ मीन्स। अभी इसका डिस्कशन और ज्यादा होने वाला है आगे, लेकिन आप समझ लो ये जो दो थेरीज है उसको आपको ये सेम टू सेम 100% पॉइंट ऐसे के ऐसे ही चिपकाने। तो आपको ये ग्रामेटिकल वर्ड, लॉजिकल वर्ड, यूजुअल वर्ड, ऑथेंटिकेट वर्ड, ये सारे वर्ड्स 100% सेम टू सेम चिपका के आने हैं, तभी जाके आपको 2 से 4 जितने भी मार्क्स का पेपर क्वेश्चन रहेगा वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो उसके बाद में ये दूसरा व्यक्ति फिजरलैंड, ये जी आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फिजराल्ड। तो फिजराल्ड के हिसाब से सिंपली उसने 2 ही पॉइंट्स दिए हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। ये क्या बोलता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें 2 पार्ट्स है। इसमें कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है। लिटरल इंटरप्रिटेशन फोकसेस ऑन वर्चुअल एक्सप्रेशन, फोकसेस ऑन वर्चुअल एक्सप्रेशन, सॉरी वर्बल एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, इट इज सेम टू सेम लाइक आपका जो ग्रामेटिकल था ना ऊपर वाला, यानी कि वो लड़के ने मम्मी जी की तारीफ की, मतलब तारीफ की, उसको कुछ और डबल मीनिंग नहीं बोलना था, सेम वे। तो यहां पे सेम लाइक ग्रामेटिकल। एंड यहां पे फंक्शनल इंटरप्रिटेशन क्या है, डेविएट्स फ्रॉम लेटर ऑफ लॉ, लॉ में जो ड्राफ्टिंग किया गया है उससे डेविएट होता है। यानी कि यहां पे वो किसका एटीट्यूड आएगा, उसकी जो वाइफ थी, इंटरप्रिट्स इन सम अदर एंड मोर सेटिस्फैक्टरी मैनर ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे वाइफ क्या बोलेगी, बोला कुछ और लेकिन मन में कुछ और था, इसके मन में कुछ और ही था। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, फिर से एक बार बोलता हूँ, ये यहाँ पे अभी भी मैंने इंटरप्रिटेशन सिखाया नहीं है, ये 2 थियरीज थी। दोनों भी थियरीज में देखो आपको मिला होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स ही मिले आपको, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये जो बाइफर्केशन किया है, यहाँ पे देखो जो टाइटल दिया मैंने, लीगल, डॉक्ट्रिनल, ऑथेंटिक, यूजुअल, ग्रामेटिकल, लॉजिकल, एंड यहाँ पे देखो लिटरल इंटरप्रिटेशन, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पॉइंट्स आए आपके राइटिंग में तब जाके आपका आंसर बनेगा पूरे नंबर का। अदरवाइज अगर आपने ये सिर्फ नीचे ऐसे इतना मैटर लिखा तो आपको पूरे नंबर नहीं आएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की, मतलब क्या, जो अपने सिलेबस में पूरा इंटरप्रिटेशन का जो खेल है। ये जो 2 व्यक्ति देखे थे, इन व्यक्तियों का हमने क्या उनको बोलना था वो देख लिया। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अपना सिलेबस अपने को क्या बोलता है। तो सबसे पहले देखिएगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा इंटरप्रिटेशन कौन करने वाला है, आप या मैं करने वाले हो क्या? आंसर इज नो। ये पूरा इंटरप्रिटेशन कौन करने वाला है, दैट इज कोर्ट या फिर जुडिशियरी। बराबर, कोर्ट बोलो या फिर जुडिशियरी बोलो, इट इज वन एंड द सेम। चलो यहां पे देखो, एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान होते हैं ना जिंदगी में, देखो मैंने उसका मुंह कैसे निकाला है, मतलब जिनके सिर पे हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये ऐसे किस्म का कोई एक व्यक्ति है, या फिर अपना स्टूडेंट ऐसे मान लीजिएगा,
वो बोल रहा है सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इंटरप्रिटेशन की नौबत ही क्यों आई, इंटरप्रिटेशन करने की नौबत ही क्यों आई, अगर जिस टाइम पे ड्राफ्टिंग करने का काम कर रहे हो गधे अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं करने को आया। यानी कि जिस टाइम पे लॉ मेकर्स ड्राफ्टिंग कर रहे थे क्या पिए हुए थे, उन्होंने क्या अच्छे से ड्राफ्टिंग नहीं कर पाए। ये डबल मीनिंग जिस टाइम पे जा रहा है, कोई पढ़ रहा है तो उसको अलग मीनिंग निकाल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा दूसरा मीनिंग, तीसरा व्यक्ति पढ़ेगा तीसरा मीनिंग। ये इतने घटिया, मतलब किस बात के पैसे लेते हो भैया, हमसे टैक्सेस लेते हो एंड इतने घटिया क्वालिटीज के मतलब एक्ट बनाते हो, फिर उस घटिया क्वालिटी के एक्ट के ऊपर फिर से झगड़े होते हैं, फिर उसका बर्डन जाता है कोर्ट के पास। ये कोर्ट के जज साहब, उनके वकील लोग, उनकी सैलरी भी हमारे ही जेब से, मतलब वी आर द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया ना, बराबर। तो ये मतलब ऐसी घटिया हरकतें क्यों करते हो, बोलो बोलो बोलो। ये कौन पूछ रहा है, ये जिसके सर, जिसके ये ऐसे माथे पे क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो बोल रहा है इंटरप्रिटेशन की नौबत ही क्यों आई, एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग लॉ को ठीक से बना नहीं सकते थे, बराबर। सो दिस इज समथिंग नॉनसेंस। सर ये नॉनसेंस आदमी कौन है एंड ये नॉनसेंस क्यों है, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो है, ये जो बात कर रहा है, इसको आप आंसर क्या दोगे, जल्दी से मुझे बताइए। ये जो नॉनसेंस यहां पे है, ये बोल रहा है कि इंटरप्रेट ठीक से क्यों नहीं किया, जिस टाइम पे पैसे दिया था मैंने आपको लॉ का ड्राफ्टिंग करने का, उसी टाइम पे अच्छे से ड्राफ्ट क्यों नहीं किया, पगला गए हो क्या, लैंग्वेज एक्सपर्ट को लाना चाहिए था ना, क्यों नहीं लाया। So what do you think? Tell me. मिस्टर यश बोल रहे हैं नो बडी इज परफेक्ट। ओके, कुछ और आंसर से, एनी अदर आंसर्स। तो चलो देख लेते हैं यश का आंसर सही है क्या। सबसे पहले ये व्यक्ति ने क्या कहा, इसको फिर से एक बार बोलता हूं। ये व्यक्ति बोल रहा है कि सर जिस टाइम पे लॉ बनाने का काम कर रहे थे, जिस टाइम पे लॉ बनाने का काम कर रहे थे, उसी टाइम पे आपने परफेक्शन लेवल पे क्यों नहीं बनाया, उसी टाइम पे आपने गड़बड़ी क्यों की, मतलब ये डबल मीनिंग क्यों आ रहा है। तो यश भैया ने बोला कि नो वन इज परफेक्ट। यश रुको जरा, सबर करो, यहां पे देखो, रुको जरा सबर करो यश, यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ओनली पीबी इज परफेक्ट, ओनली पीबी इज परफेक्ट, नो वन एल्स इज परफेक्ट, ओनली पीबी इज परफेक्ट। हु इज मिस्टर पीबी? ही इज मिस्टर पुष्कराज बेडेकर, द ग्रेट मैथमेटिशियंस, द नेक्स्ट रामानुजन ऑफ इंडिया। तो यहां पे ओनली पीबी इज परफेक्ट, लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट। इसका मतलब क्या है सर, अगर जिंदगी में कुछ परफेक्ट लेवल पे हो सकता है तो सिर्फ पीबी हो सकते हैं। पीबी यानी कि क्या, पीबी रिप्रेजेंट्स मैथ्स, because maths is a science and language is not a science, language is an art, language is an art and art को मतलब क्या बोल सकते, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये चैप्टर जो है इंटरप्रिटेशन, ये दुनिया भर में है, लेकिन हर कोई टीचर इसको अलग अलग सिखाता है, बराबर, बिकॉज दिस इज एन आर्ट। सेम वे लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट, लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट, इट इज एन आर्ट। इसीलिए उस लैंग्वेज को ड्राफ्टिंग कितना भी आप अच्छे तरीके से करो, खामियां तो जरूर मिलेगी, क्योंकि खामियां किस में नहीं होगी, पीबी में नहीं होगी, मैथ्स में नहीं होगी, पुष्कराज सर में खामियां नहीं होगी, ढूंढ ढूंढ के निकालो फिर भी खामियां नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है?
तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन एंड फ्रीक्वेंटली यूज सिनोनिमली इंटरचेंजेबली, ये हमने देख लिया। कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन वन एंड द सेम्स। व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन? देखो, लॉ फ्रेम्ड बाय लॉ मेकर्स दैट इज एक्सपर्ट्स, इट इज ड्राफ्टेड यूजुअली इन इंग्लिश। हिंदी में भी होता है कुछ एक्ट्स में, लेकिन नॉर्मली सारे लोग अभी इंडिया में तो इंग्लिश के एक्ट्स ही यूज करते। तो यहां पे देखिएगा, नो लैंग्वेज इज परफेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो लैंग्वेज इज परफेक्ट, इट डू नॉट हैव मैथमेटिकल प्रिसीजन। जैसे मैथमेटिक्स में होता है 2+2 4 ही होगा, 2+2 कभी पॉइंट में नहीं जाएगा, 4 के आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, एग्जैक्टली 4 मीन्स एग्जैक्टली 4। आप ग्रेविटी का फॉर्मूला देखो, साइंस के जितने भी फॉर्मूलाज है, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, बराबर ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो भी चीजें होती है, ये सेम टू सेम 100% यूनिवर्सल होती है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होती, ऐसे भटकती नहीं है। लेकिन लैंग्वेज हैज इट्स ओन बैरियर्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज में हमेशा देखो ये पॉसिबिलिटीज होती है। पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है? इट मे लीड टू सम एम्बिग्विटी, वेग एंड केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। जैसे कि वो मतलब जो अपना जो पतिदेव था, उसने मतलब माँ जी की तारीफ की, उसने तो अच्छी ही बात कही ना यार, लेकिन लैंग्वेज इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज लैंग्वेज। उसने क्या हुआ, किसी और के पेट में दुख ही गया ना, बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग विच हैज द पोटेंशियल ऑफ मोर देन वन मीनिंग। समझ में आया? सो यहाँ पे स्केर्सली पॉसिबल टू प्रोवाइड लॉ फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी। इट इज रेयरली, मतलब रेयरली होता है कि लॉ में डबल मीनिंग नहीं निकलेगा, ऐसे हुआ नहीं। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल, 99.99% आप ड्राफ्टिंग अच्छे से करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन करने की जिम्मेदारी कोर्ट को निभानी ही पड़ेगी, बराबर। सो दैट इज वाई वी नीड इंटरप्रिटेशन, दैट इज वाई वी नीड इंटरप्रिटेशन। एंड आपके या मेरे को दिया है क्या ये पावर? नहीं, दैट पावर इज वेस्टेड विथ हुम? द जुडिशियरी ऑफ इंडिया। सो यहां पे ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन कि लॉ में है एम्बिग्विटी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? यहां पे देखो, लॉ इज एनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। जैसे कि अभी हमने रीजन नंबर 1 तो देख लिया कि लॉ क्या होता है। लॉ में जो भी ड्राफ्टिंग का अलग अलग जो मीनिंग आता है, बिकॉज द लैंग्वेज बैरियर्स, दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है? जिस टाइम पे एक्ट बनाया गया, अगर वो बहुत पुराना एक्ट है, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो, अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, उस जमाने में भी कॉन्ट्रैक्ट थे, इस जमाने में भी कॉन्ट्रैक्ट थे। इनकम टैक्स देखो 1961 का है, कंपनीज एक्ट देखो 1956 का पहले था, अभी तो 2013 है। तो यहां पे अगर कोई बहुत पुराना एक्ट है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948, दस इट मे नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन और सिग्निफाई द ट्रू इंटेंशन। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, अगर पुराना एक्ट है तो आजकल के मॉडर्न जमाने में वो मतलब एप्लीकेबल तो हो ही जाएगा, बिकॉज इट इज एनेक्टेड। लेकिन उसका ट्रू इंटेंशन क्या है, ये कभी कभी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल की जिंदगी 2021 चल रहा है, तो 2021 में शायद कुछ और है, बराबर, कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है तो यहाँ पे 2021 में कुछ और चल रहा है। उस जमाने में जिस टाइम पे एक्ट को बनाया गया था, कुछ और चीजें शायद रहेगी, इसीलिए दोनों के बीच में हो जाती है एम्बिग्विटी। तो यहाँ पे भी कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, find a true interpretation, interpret from point of view of law experts and consider circumstances and conditions prevailing at that time। ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? ये कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। चलो, आई होप आपको अभी तक का पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे अभी तक हमने इंटरप्रिटेशन की शुरुआत नहीं की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही देख रहे थे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन, इंडिया में हम दोनों भी चीजें साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब मल्टीपल मीनिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन मीन टू डिराइव समथिंग, यानी कि कंक्लूजन निकालना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज इंटरप्रिटेशन प्लस कंस्ट्रक्शन। पॉपुलरली
नोन इन इंडिया एज इंटरप्रिटेशन, बराबर। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये इंटरप्रिटेशन आया क्यों, बिकॉज यहां पे आया क्यों, लॉ मेकिंग अथॉरिटी थी लेजिस्लेटिव, लॉ को इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी थी एग्जीक्यूटिव, एंड लॉ को इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी थी जुडिशियरी। उसके बाद में ये आया क्यों, ये इंसान बोल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन करने की नौबत ही क्यों आई, लॉ को अच्छी तरीके से क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी भाऊ बोल रहा है बेटा रुक जा, जरा समझ के ले ले, तुझे समझता नहीं है, मतलब उसने उसकी लैंग्वेज में समझाया उसको कि ओनली मिस्टर पुष्कराज सर इज परफेक्ट, उसके अलावा जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स इज परफेक्ट, सिंस लॉ इज ड्राफ्टेड विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी परफेक्ट। उसमें कुछ ना कुछ तो एम्बिग्विटी, उसमें डबल मीनिंग कुछ ना कुछ तो होंगे ही, बिकॉज इट इज एन आर्ट, इट इज नॉट योर मैथ्स और साइंस। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी उसके बाद में अभी थोड़ा सा अगले वाले डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लॉ और स्टैच्यूट, देखो बच्चों वन एंड द सेम है, लॉ बोलो या फिर एप्लीकेबल स्टैच्यूट, स्टैच्यूट यानी कि लॉ, लॉ यानी कि स्टैच्यूट। अभी इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है अभी ये आपको पता होना चाहिए। लॉ इंक्लूड्स एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस, बायलॉज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, उसके बाद आपके नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, सो ये सारी चीजें आ जाती है लॉ या फिर स्टैच्यूट में, ठीक है। तो चलो यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं दिया है, ये मेरा लॉ का थोड़ा सा नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूं जो एलएलबी डिग्री में मैंने लिया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नो वेयर रिटन इन योर आईसीआई मॉड्यूल, सो आईसीआई मॉड्यूल बाद में देखने की जरूरत नहीं है। चलो एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट चैप्टर, ये आपको क्या करने को बोलता है, ये आपको इंटरप्रिट करना सिखाता है। अभी है ना यू आर गोइंग टू गेट वन ऑसम फीलिंग। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको इतना समझाया, कितना समझाया, इतना समझाया, लेकिन जिस टाइम पे एक्चुअली इंटरप्रिटेशन में जाऊंगा ना, मतलब बलून फूट जाएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही इतना कुछ आपको सिखा दिया है कि बाद में इंटरप्रिटेशन वाली चीजें एकदम छोटी हो जाएगी। समझ में है? बाद में आप टेंशन मत लो, जो इंट्रोडक्शन ही समझ नहीं पाते ना उनको इंटरप्रिटेशन का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट जाता है, समझता ही नहीं है हम ये सीख क्यों रहे। तो आपके दिमाग में ऑलमोस्ट मैंने 1 से 2 घंटे डिस्कशन करके इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया है, तो उसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वाला पार्ट आपके लिए बहुत इजी बनने वाला है, सो डोंट वरी। चलो सो ये जो पूरा आईओएस का जो चैप्टर है ये आपको सिखाता क्या है, ये आपको सिखाता है हाउ टू इंटरप्रिट। क्या बोला मैंने? हाउ टू इंटरप्रिट, इंटरप्रिट कैसे करते हैं उसके रूल्स दिए हैं, बराबर, उसको इस्तेमाल करो एंड इंटरप्रिट करो। सर 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 वो जो एग्जाम्पल था ना सर, वो जो जहां पे वो हस्बैंड था ना सर, हस्बैंड ने उसकी मम्मी को मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया एंड उसकी बीवी के पेट में दुखा। सर 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 कितनी गंदी बीवी है ना वो, कितनी बदमाश है। अरे तुझे पूछा है क्या किसने? डिड एनीवन आस्क यू हु इज जस्ट एंड हु इज इक्विटेबल? समझ में आ रहा है? यहां पे इंसाफ करने को बोला है किसी ने तुझे। इंटरप्रिटेशन का काम है मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं उसको निकालो एंड मीनिंग से फाइनली कंक्लूजन निकालो। उसमें से कौन सा मीनिंग अच्छा मीनिंग है? अरे नहीं, मम्मी अपनी मम्मी होती है, मम्मी ने खाना बनाया अच्छा बनाया, बीवी तो पागल है, सठिया गई है, उसको क्या समझता है, जलती है मेरी मां पे। ऐसे मत करो। सो यहां पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंसाफ करने का काम मतलब इंसाफ हुआ है या अत्याचार हुआ है इसको देखना, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। तो सर ये काम किसका है? दैट काम इज ऑफ जुडिशियरी। मतलब इंसाफ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ये मतलब वॉट एवर इट इज,
ये सारा डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? ये जुडिशियरी करेगा, आप मत करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? मतलब ये जुडिशियरी विल डिसाइड कि उसके ऊपर फाइनल जजमेंट क्या पास करना है। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट व्हाट यू कैन डू मैक्सिमम, यू कैन डिराइव सम कंक्लूजन्स एंड यू कैन अप्लाई इट। लेकिन वो सही है या गलत किया, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये कोर्ट के पास होती है। अल्टीमेटली कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है आपके ऊपर, बराबर। तो यहां पे देखिएगा, लेकिन अभी आपके जो मॉड्यूल है ना, आईसीआई के मॉड्यूल, उसमें सिर्फ यहां तक ही चीजें लिख के दी थी। लेकिन यहां पे इसके आगे जाके मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो आपके मॉड्यूल में कहीं भी नहीं है। सो एज पर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, as per article 32 of the Indian constitution, you can file a writ petition, that is public interest litigation, PIL, या फिर writ, WRIT, रिट पिटिशन बोलो या फिर PIL बोलो, आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो एज पर आर्टिकल 32, या फिर एज पर आर्टिकल 226 यू कैन फाइल अ पिटिशन इन हाई कोर्ट। सर ये पिटीशन मतलब क्या? मान लीजिएगा आपको, जैसे कि अभी रिसेंट एक एग्जांपल हुआ था, आपने न्यूज में देखा होगा, मराठा आरक्षण का जो एक एग्जांपल था, तो उस आरक्षण के अगेंस्ट किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये जो आरक्षण दिया गया है, यानी कि वो एक एक्ट, एक लॉ के माध्यम से लाया गया था। या फिर आपने रिसेंटली देखा होगा फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल, तो फार्मर प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट ने लाया है, जो गवर्नमेंट ने वो एक्ट जो पास किया है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को लगता है शायद कि उसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उसके अगेंस्ट वो फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में पिटीशन। यानी कि उसको लगता है कि ये उसके जो संविधान ने दिए हुए राइट्स है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको मतलब उसके राइट्स छीन लिए जा रहे, ऐसे अगर उसको लगता है, देन यू कैन ऑलवेज राइट इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अ पिटीशन। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स में अगर आपको ऐसे लगता है कि मान लीजिएगा गवर्नमेंट ने टैक्सेशन रेट कर दिया 30%, पहले 30 ही था, मान लीजिएगा 30% कर लिया, समहाउ यू फील अरे बाप रे ये अत्याचार हो रहा है मेरे पे, तो आपके पास हमेशा पावर होती है, गो टू द कोर्ट के पास जाइए एंड उनको बोलिएगा कि ये जो टैक्सेशन की जो प्रोविजन है ये हमारे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा हेवी है, 30% इज नॉट गुड, 10% और 20% इज गुड। यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? जज क्या बोलेंगे पता है क्या? आपकी रिट पिटीशन कचरे के डिब्बे में हम डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिट पिटीशन, सबसे पहले रिट पिटीशन में कैसे होता है कि रिट पिटीशन फाइल हो सकती है क्या नहीं, उसके ऊपर पहले जजमेंट दिया जाता है, मतलब वेदर दैट पिटीशन इज टेनेबल और नॉट, एंड इफ इट इज टेनेबल देन ओनली इट कैन बी डिस्कस्ड एंड इट कैन बी डिसाइडेड अपॉन। इसका मतलब क्या है? आप जैसे स्टूडेंट ने मेरे पास आए एंड मुझे अगर डाउट पूछा तो सबसे पहले मैं ये इवेल्युएट करता हूं कि ये सच में डाउट है क्या, या कुछ ये मतलब कुछ भी बोल रहे, पगला गया है स्टूडेंट। तो अगर वो सच में एक क्वेरी है तो पहले मैं उसको क्वेरी है कि नहीं एडमिट करता हूं एंड फिर उसके बाद में उसको रिजॉल्व करता हूं। तो मुझे पहले ही समझा आ रही है, मतलब कुछ भी पूछ रहा है तो उसको बोलता हूं ये क्वेरी टेनेबल नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द रिट पिटीशन वाला फंडा। तो जहां पे आप किसी एक्ट के इंटरप्रिटेशन को भी चैलेंज कर सकते हो, बराबर, लेकिन फाइनल, वंस अगेन, फाइनल अथॉरिटी इज विद द कोर्ट। सर ये हाई कोर्ट में भी पावर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी पावर दिया है, इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप हाई कोर्ट पिटीशन फाइल करते हो, वहां पे अगर आप हार गए तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर आप गए एंड वहां पे अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा? तो फिर गए हो, उसके बाद में तो आपके पास मतलब कोई भी चांस बचेगा नहीं बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लॉ एंड स्टैट्यूट का जो काम है, तो यहाँ पे एज पर इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर हम सिर्फ इंटरप्रिट करेंगे, इंसाफ अत्याचार कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने का हमारा काम नहीं है। उसको जैसे मतलब लिख के दिया है उन रूल्स के अंडर हम वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वी विल ट्राई टू इंटरप्रेट एंड वी विल ट्राई टू डिराइव द कंक्लूजन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी यहां से देखिएगा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन चैप्टर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन चैप्टर। चलिए लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमें यह अभी देखना होगा कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन कौन से?
अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका सिलेबस शुरू हो रहा है ऑन योर स्क्रीन। सो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ रूल, फर्स्ट इज प्राइमरी बट ऑब्वियसली सेकेंडरी इज गोइंग टू सेकेंडरी। सो पहले आएगा प्राइमरी, दूसरा आएगा सेकेंडरी। सर प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इक्विवेलेंट है। सो इन रूल्स में से टोटल 7 प्लस यहाँ के 2, टोटल रूल्स कितने? 9 रूल्स। इसमें से कोई भी रूल डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 4 मार्क आपको पूछा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे लास्ट वाले रूल्स है जहां पे आपके एमसीक्यू आने के भी चांसेस होते हैं। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप कोई भी 2 प्राइमरी रूल्स को डिस्क्राइब कीजिएगा या फिर 3 प्राइमरी रूल्स को डिस्क्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आप क्या कर सकते हो, उसमें से राइटिंग वाला पार्ट आप दे सकते हो। एनीवेज चलो लेट अस बिगिन विद द वंडरफुल डिस्कशन। बिफोर स्टार्टिंग, जैसे हम कंपनीज एक्ट में करते पहले सेक्शन स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, क्या लर्न करते, उसी प्रकार से थोड़े से ये वर्डिंग देख लेते, क्योंकि जिंदगी में पहली बार आपके ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा रीजनेबल, तीसरा हार्मोनियस, फोर्थ हेडन्स केस ऑफ मिस्चीफ रूल, देन बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, देन एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, देन एजेस्डम जनरिस। उसके बाद में यहां पे क्या है, नॉसिचूरे सॉसिस। उसके बाद में कंटेम्प्रेनियो एक्सपोजिटो, इट इज नॉट डेस्पोसिटो, वो डेस्पासिटो का डेस्पासिटो का आना था ना, सो डेस्पासिटो नहीं एक्सपोजिटो है, कंटेम्प्रेनियो एक्सपोजिटो। बट डोंट वरी, आपकी ओरल एग्जामिनेशन तो होने नहीं वाली है, सो यू डोंट नीड टू वरी। सो अगर आप सही प्रकार से स्पेलिंग लिखते हो आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं पे भी प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। सो चलो फिर से एक बार रीड करते हैं प्राइमरी रूल्स। सो कौन कौन से बच्चों प्राइमरी रूल्स? लिटरल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। लिटरल, रीजनेबल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है हेडन्स रूल और मिस्चीफ रूल। उसके बाद में बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड एजेस्डम जनरिस। ये है प्राइमरी रूल्स। एंड यहाँ पे सेकेंडरी रूल, सेकेंडरी में याद रखना बहुत ही ढासू प्रकार के नाम है। तो पहला नाम है नॉसिचूर सॉसिस, नॉसिचूर ए सासिस, कुछ भी बोलो यार, बहुत फनी है। एंड दूसरा है कॉन्टेम्प्रेनो एक्सपोजिटो, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। इवन यू कैन गूगल दिस स्पेलिंग एंड आप देख सकते हो उसका प्रोनाउंसिएशन। वैसे भी हम इंडिया में रहते, हम थोड़ी ना मतलब इटली में रहते जहां पे हम उस प्रकार से। एनीवेज, so let us begin our discussion with the first rule, and which is also the most simple rule। बहुत ही सिंपल रूल है भैया, बहुत ही सिंपल रूल। क्या रूल का नाम है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जैसे के वैसा, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा करो, डबल मीनिंग मत निकालो। तो ये इंटरप्रिटेशन का रूल क्या कहता है? ये इंटरप्रिटेशन का रूल कहता है जो लिखा है उसको वही अंदाज में पढ़ो, उसके बिहाइंड द सीन जाने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम्पल दो, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दूंगा। आपका जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, अगर आपका पूरा जो एक्ट है उसमें से मैंने पूछा कि सर इंटरप्रिट कहां पे कौन सा रूल करना पड़ता है, सो 99.99% you have to apply रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सो आप कोई भी एक्ट पढ़ो, आप पढ़ाई करने के टाइम पे कोई भी एक्ट पढ़ो, 99.99% प्रोविजंस में यू विल यूज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। यानी कि सिर्फ 0.01% में यू आर गोइंग टू यूज दोज अदर वाले इंटरप्रिटेशन। तो यहां पे एक्ट यूजुअली किस प्रकार से बनाया जाता है ताकि सिंपली हर किसी को बंदे को समझे। तो यहां पे ये पहला रूल क्या कहता है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल, दैट इज कार्डिनल रूल, कोर्ट टू इंटरप्रिट ग्रामेटिकल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? कोर्ट किस प्रकार से इंटरप्रेट करेगा? नॉर्मल मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, अनलेस देयर इज एम्बिग्विटी। तो अगर सब कुछ सही लिखा है, मोबाइल फोन पे
18% जीएसटी है। मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आता है जिसके ऊपर 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। इसका लिटरल रूल इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? भैया मोबाइल है तो 9% 18% भरो। सिंपल लाइफ है, कॉम्प्लिकेट मत करो। तो ये बोलता है सेक्शन, अगर एम्बिग्विटी नहीं है। सर एम्बिग्विटी कब नहीं है? यानी कि मान लीजिएगा वहां पे मोबाइल फोन नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है द डिवाइसेस यूज टू कॉल विच कैन बी यूज टू मेक अ फोन कॉल आर चार्जेबल अंडर जीएसटी एट 18%। नाउ देर इज एन एम्बिग्विटी। सर एम्बिग्विटी कैसे? क्योंकि मोबाइल फोन उसमें आता है, बराबर, टैबलेट भी उसमें आ सकता है, बराबर कि नहीं, आपका लैपटॉप भी आता है। सर लैपटॉप कैसे आएगा? अरे गधो, जूम कॉल हो सकता है ना, विच इज यूज टू कॉल। अभी वहां पे थोड़ी दिया है, वहां पे थोड़ी ना दिया है कि इंटरनेट द्वारा कॉल, या फिर आपका जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, जियो, उसके द्वारा कॉल किया या फिर इंटरनेट द्वारा कॉल किया, ये तो नहीं दिया ना। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्बिग्विटी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे फिर से एक बार, अगर एम्बिग्विटी नहीं है, अगर एम्बिग्विटी नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है, एब्सर्डिटी नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है, रेपुजेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब इन शॉर्ट गंदी चीजें नहीं है, तो फिर क्या करो? नेचुरल ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी मीनिंग लेके बात खत्म करो। सर एग्जांपल दो, सिंपल एग्जांपल। कल सुबह 7 बजे क्लास है, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है, तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि सर्वेश सर इज गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर एट 7 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, सो वी हैव टू बी प्रेजेंट देयर बाय 6:45। सिंपल है, सिंपल लाइफ है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहां पे कुछ भी एम्बिग्विटी है क्या? मैंने एक ऐसे लिखा है क्या कि कल क्लास है, चलो बच्चों कल क्लास लेता हूं। अरे सर कितने बजे? अरे सर फेस टू फेस है या ऑनलाइन है? अरे सर बताइए ना जरा, कुछ ना कुछ तो बताइए ना जरा। तो यहां पे एम्बिग्विटी मैंने रखी क्या? नहीं रखी। इफ देर इज नो एम्बिग्विटी, प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। समझ में आया? तो यहां पे देखो, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन मींस इट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम पॉइंट, ये आपने अगर उसको मॉड्यूल से पूरा पढ़ा ना, तो आपको ऐसे बहुत बड़ा अच्छे से पैसेज राइटिंग मिलेगा। ऐसे राइटिंग कंपटीशन किया है आईसीआई मॉड्यूल ने। आईसीआई को लगा चलो 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 पूरा, मतलब जी जान से इंटरप्रिटेशन को भर देते हैं, तो उन्होंने इतना भरा कि बाद में स्टूडेंट को कुछ समझा ही नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको समरी फॉर्म में डालने की कोशिश की है। जितना लिखा है उतना एग्जाम में लिख के, और इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो इट इज अ फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल रूल। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच इज द फर्स्ट रूल, विच इज द कार्डिनल रूल। तो यहां पे ये क्या करता है? कोर्ट ट्राई टू इंटरप्रेट ग्रामेटिकल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, अनलेस देर इज एन एम्बिग्विटी, एब्सर्डिटी, रेपुजेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इन शॉर्ट डबल मीनिंग। अगर डबल मीनिंग नहीं है तो फिर आप क्या करना? तो फिर आप जिंदगी को सिंपल रखना, सिंपल जिंदगी को कॉम्प्लिकेट मत करना। बेस्ट एग्जांपल, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है, क्लियर कट, नो एम्बिग्विटी। चलो यहां पे और एम्बिग्विटी आपकी दूर कर देता हूं, ऑन यूट्यूब लाइव। नहीं तो साहिल मुझे पूछेगा सर यूट्यूब पे है या फेस टू फेस है, तो यहां पे साहिल की मैंने डाउट क्लियर कर दी, यूट्यूब लाइव पे। या फिर ऐश्वर्या पूछेगी कौन सा टॉपिक है, मैं बोलूंगा ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। फिर मुझे प्रीति पूछेगी सर कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 1। कुछ है क्या? अभी भी एम्बिग्विटी है? सर कौन सा चैनल, CS सर्वेश महेंद्र। ठीक है सर, सर लिंक कहां पे आएगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ और चाहिए अभी? बस हो गया ना इतना? सो यहां पे अभी भी मैंने कुछ एम्बिग्विटी रखी है क्या? नहीं। सो अगर लॉ का ड्राफ्टिंग इस प्रकार से किया गया है, सच दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी, देयर इज नो एब्सर्डिटी, देयर इज नो इनकॉन्जेंसी, देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी, देन व्हाई टू कॉम्प्लिकेट लाइफ? एंजॉय करो, हरिओम बोलो, मजा करो, जिंदगी जियो। समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट रूल। चलो, लेकिन कैसा है ना, मैंने बोला जिंदगी में सिर्फ ओनली 1% इज परफेक्ट। हु इज परफेक्ट? पीबी। ठीक है, चलो
इसका थोड़ा सा आंसर राइटिंग पॉइंट मतलब और 2-3 पॉइंट से सिर्फ पढ़ लेते, ये एग्जाम मतलब एग्जाम में आपको लिखने के लिए काम आएंगे. वर्ड्स आर केपेबल ऑफ वन कंस्ट्रक्शन ओनली, देन कोर्ट not to adopt any other hypothetical construction on the grounds that it is more consistent with alleged objects. मतलब एक ही मीनिंग डाल रहा है, मतलब कोर्ट खुद होके कोर्ट सुओ मोटो उसका अलग मीनिंग नहीं निकालेगा. बराबर. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. दिस इज also called as rule of literal construction based on Latin maxim. सर ये maxim क्या है? maxim मतलब मुहावरा, कहावत. कहावत है. वाह 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 बोलिएगा जरा. कहावत है. कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी नहीं या लैटिन में. अभी लैटिन में वाह वाह को क्या बोलते हैं आई डोंट नो. लैटिन में बोलते हैं एब्सोल्यूट सेंटेंशियल एक्सपोजिटो नॉन इंडिजेंट. अरे वाह, कुछ भी नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा, लेकिन उसका मुझे मीनिंग पता है. An absolute sentence or preposition do not need an expositor. That is plain words required, no explanation. ये मुझे समझ में आया. तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैंने अगर बोला है, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है यूट्यूब लाइव पे, सर्वेश महेंद्रे चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर कर दी जाएगी. इंटरप्रिटेशन का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है. इससे ज्यादा और क्या इंटरप्रेट करोगे? सो यहाँ पे एम्बिग्विटी का चांस ही नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये पूरे डिस्कशन में अभी तक हमने क्या देखा? रूल नंबर 1 कहता है जहां जिंदगी आसान होती है वहां अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा. जहां जिंदगी आसान होती है वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा. ठीक है. अभी यहां पे देखो, नैरो वर्सेस वाइडर इंटरप्रिटेशन. नैरो वर्सेस वाइडर इंटरप्रिटेशन. Follow wider interpretation if narrow interpretation fails to achieve the purpose of legislation. Follow क्या कीजिएगा? Follow wider interpretation. कल सुबह 7 बजे लेक्चर है. Then you need to interpret it in a wider sense. कैसे सर? बेस्ट एग्जाम्पल, अरे यार अभी कोविड चल रहा है तो फेस टू फेस बैच होने वाली है क्या? बट ऑब्वियसली आपने उसको वाइड इंटरप्रेट करना चाहिए. कल सुबह 7 बजे कौन सा कैसे लेक्चर होगा? यूट्यूब पे लेक्चर होगा. दूसरा एग्जांपल, कल सुबह 7 बजे लेक्चर है. इसका मतलब क्या? अभी तक कंपनीज एक्ट तो सीखा के हो चुका है, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टीच रिमेनिंग पार्ट. मतलब कौन सा? iOS. सो दिस इज कॉल्ड एज वाइडर इंटरप्रिटेशन. इफ नैरो इंटरप्रिटेशन doesn't gives you full information, then you have to apply wider interpretation. Court not to supply extra words. लेकिन कोर्ट के पास वाइडर इंफॉर्मेशन का पावर है, वर्ड्स को अटैच करने का पावर नहीं है. वर्ड्स को अटैच करने का पावर नहीं है. समटाइम्स देयर आर गैप्स, ओमिशंस इन द लेजिस्लेशन. कोर्ट शुड नॉट एक्सट्रापोलेट, दैट इज स्ट्रेच दोज वर्ड्स टू फिल सच गैप्स और ओमिशन. इफ इट डज सो इट वुड अमाउंट टू लेजिस्लेशन एंड नॉट कंस्ट्रक्शन. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखिएगा, ये मतलब इसको एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही समझ के ले लो. इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने पार्ट में मैंने क्या बोला था? लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? लेजिस्लेटर. उसको इंप्लीमेंट करने की अथॉरिटी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी. एंड उसको इंटरप्रेट करने की बॉडी कौन सी है? जुडिशियरी. सो जुडिशियरी भैया, आप सिर्फ जुडिशियरी मतलब इंटरप्रेट करने का काम कीजिएगा. आपने इंटरप्रेट करने के चक्कर में उसमें मिर्च मसाला ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? इट इज एज गुड एज मेकिंग अ लॉ. तो वो काम आपका नहीं है. आप लेजिस्लेटर का काम मत कीजिए. लेजिस्लेटर को लेजिस्लेटर का काम करने दीजिए. लोकसभा, राज्यसभा जो भी एक्ट बनाने की पावर रखते हैं उनको उनका काम करने दीजिए. आप इंटरप्रेट करने का काम करो. एंड आप कौन से कहां से इंटरप्रेट करो? जितना लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया है उतना ही आप इंटरप्रेट कीजिए. उसमें एडिशन करके अपने हिसाब से उसको मत घुमाइएगा. सो यहाँ पे देखिएगा, जुडिशियरी मतलब वो भी अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो. बट ऑब्वियसली जितना लॉ में दिया है सिर्फ उसी को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशियरी को दे दिया है. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट कौन सा वाला पार्ट? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. आपका होमवर्क किस प्रकार से होगा सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा.
टू टाइम्स ये नोट्स आई विल शेयर इट विथ यू. टू टाइम्स यू हैव टू राइट द एग्जाम आंसर राइटिंग पॉइंट्स टू टाइम्स. उसके बाद में एक वॉइस मैसेज आपको करना है. कौन सा वाला? सिंगल वॉइस मैसेज फॉर सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सिंगल वॉइस मैसेज फॉर सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. आप मुझे कर सकते हो या फिर गूगल क्लासरूम पे जो होमवर्क अपडेट करते हैं वहां पे भी यू कैन अपलोड. सिंगल वॉइस मैसेज फॉर सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का रूल. एंड कितने टाइम बोला? दो टाइम उसका राइटिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा फिर से एक बार लिखना है. जितने भी यहाँ पे मैंने चीजें लिख के दी है ना बीच में, उसको यू हैव टू राइट इट टू टाइम्स एज एंड वन टाइम वॉइस मैसेज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. चलो, कल सुबह 7 बजे क्लास है. एग्जाम्पल खत्म, इंटरप्रिटेशन खत्म. लेकिन जिंदगी तो जिंदगी है, आखिर इसी का नाम जिंदगी है. तकलीफ तो होगी जिंदगी में. इतना मतलब अच्छे से इजी लाइफ होती तो फिर वो लाइफ जीने में भी मजा क्या है, बराबर. यानी कि इंटरप्रिटेशन का जो पूरा मजा कब है? व्हेन देयर इज गोइंग टू बी एन एम्बिग्विटी. जब जिंदगी में बीवी का और मम्मी का झगड़ा होगा ना, उसी टाइम पे तो मतलब घर में मजा आएगा. समझ में आया? जिस टाइम पे मम्मी की एंड मम्मी की बन जाएगी, उनकी पार्टनरशिप हो जाएगी, तो यार मतलब दोनों मेरी बैंड बजाएगी. लेकिन जिस टाइम पे उनके बीच में घमासान युद्ध होगा, उसी टाइम पे तो जिंदगी जीने में मजा आएगा. क्योंकि हम तो बिग बॉस देखते नहीं है, हम तो टीवी सीरियल देखते नहीं है सास बहू की, लेकिन घर का लाइव तो बिग बॉस हम हो सकते हैं. लाइव झगड़े देखने में तो ज्यादा मजा आता है, बराबर कि नहीं. तो यहां पे देखिएगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कम्स इनटू द पिक्चर. बट ऑब्वियसली रूल नंबर 1 क्या बोलता है? देयर इज नो एम्बिग्विटी. रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? देयर इज गोइंग टू बी एम्बिग्विटी. अभी यहां पे एम्बिग्विटी होगी. अभी एम्बिग्विटी है, उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? रीजनेबली इंटरप्रेट करो. कैसे इंटरप्रेट करो? रीजनेबल, नाम में ही छुपा है. रीजनेबली इंटरप्रेट करो. सर एग्जाम्पल दो. आई सेड कल 12 बजे लेक्चर है ऑन यूट्यूब लाइव, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लेक्चर नंबर 1 ऑन सर्वेश महेंद्र यूट्यूब चैनल. कल 12 बजे लेक्चर है. प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स क्या क्या एम्बिग्विटी आपके सामने है. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ये स्टेटमेंट मैंने पास किया है. जल्दी से मुझे बताना कि व्हाट ऑल एम्बिग्विटी यू हैव. क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बच्चों, कम ऑन. तो देखिएगा, यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कल 12 बजे लेक्चर है. कल एम्बिग्विटी क्या? हेलो. सो यहां पे मैंने जो एग्जांपल दिया है,
दैट इज कल 12 बजे लेक्चर है. एम आई ऑडिबल नाउ? आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. सो कल 12 बजे जो लेक्चर है उसका एम्बिग्विटी क्या छुपा है? उसका मतलब ये है सर कल सुबह लेक्चर है या कल रात को लेक्चर है. एम्बिग्विटी समझ में आ रही है क्या? डबल मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? यहां पे एम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है. तो यहां पे आ गया डबल मीनिंग. कल 12 बजे लेक्चर है, एम 12 AM मतलब सुबह, मतलब दोपहर वाला 12 बजे या फिर रात को 12 बजे. सर इंटरप्रिट कैसे करें? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस. यहां पे लॉ मेकर्स ने क्या किया, यहां पे जिस टाइम पे ड्राफ्टिंग किया था वहां पे एम्बिग्विटी तो मिली. अभी एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इशू, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा एक और मुहावरा, एक और लैटिन लैंग्वेज का मुहावरा आपकी जिंदगी में आ रहा है. यूट्रस मैगीज वैलिड क्वाम रिपेरिट. क्या लिखा है? फिर से एक बार ट्राई करते. चलो सबसे, यूट रेस मैगीज वैलिएट क्वाम पीरियड. परफेक्ट. अभी और एक बार नहीं रिपीट करूंगा मैं. ओके. सो यहां पे जो भी है उसका मीनिंग क्या है अभी वो देखते हैं. उसका मतलब यह है वर्ड्स ऑफ स्टैच्यूट शैल बी कंस्ट्रूड. कंस्ट्रूड मतलब कंस्ट्रक्ट कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, विच लीड्स टू सेंसिबल मीनिंग. गधे के जैसा कुछ भी मीनिंग मत निकालो, सेंसिबल मीनिंग. सर एग्जाम्पल के साथ लिंक करके दो ना. कल 12 बजे लेक्चर है. अरे तेरा मास्टर क्या रात को 12 बजे लेक्चर लेगा क्या? रात को 12 बजे लेक्चर दूं? नहीं ना. तो सुबह वाले 12 बजे, यानी कि क्या, इसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होगा? दोपहर के 12 बजे मैं लेक्चर लूंगा. अभी आप बोलोगे नहीं सर हमको तो मतलब रात में भी चलेगा. अरे तुझे चलेगा रात में, तो तुझे तेरा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा है. यहां पे लिखा क्या है? व्हाट लॉ मेकर्स वांट्स. लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था, सेंसिबल मीनिंग क्या था, उसको चेक करना है. लॉ पढ़ने वाला गधा भी हो सकता है. लॉ मतलब ये लॉ पढ़ने वाला बोलेगा नहीं सर 12 बजे मतलब मैं रात भर पढ़ाई करता हूँ, रात को लेट सोता हूँ. चलेगा सर. चलेगा तो तू करना पढ़ाई, मुझे क्यों पढ़ाने को बोल रहा है? मेरा तो मतलब रीजनेबल मीनिंग क्या है? आई एम गोइंग टू कंडक्ट लेक्चर इन द क्या बोल सकते हैं, दोपहर. सो ये देखो, देयर आर केसेस वेयर वर्ड्स ऑफ स्टैच्यूट आर केपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शंस. करेक्ट है क्या? एम पीएम दो अलग अलग मीनिंग जा रहे हैं, बराबर. लिटरल कंस्ट्रक्शन में क्या देखा? लिटरल कंस्ट्रक्शन कब आएगा? जब जिंदगी में एम्बिग्विटी नहीं है. अभी यहां पे क्लियर कर दिया है कि यहां पे दो कंस्ट्रक्शंस आ गए. फॉलो दैट कंस्ट्रक्शन विच सैटिस्फाइज द ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी ऑफ द एक्ट. तो यहां पे ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसी ऑफ द एक्ट ये किसने डिफाइन किया होगा? बट ऑब्वियसली लॉ मेकर ने. लॉ मेकर ने जिस टाइम पे लॉ को बनाया उस टाइम पे उनका ऑब्जेक्ट क्या होता, मोटिव क्या था, उसको इन लाइन मीनिंग आपको निकालना है. फिर से एक बार, लॉ मेकर का ऑब्जेक्ट क्या था, उनका यहां पे उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उन्होंने किस माध्यम से बनाई, किस इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई, उसको कंसिडर करो. आपका मीनिंग मत निकालो. नहीं तो मुझे रात को 2 बजे मैं अगर बोलूंगा कल 2 बजे लेक्चर लेते, आप बोलोगे सर चलेगा, रात भर हम पढ़ते रहते नेटफ्लिक्स पे या फिर प्राइम वीडियो पे. सो आप बोलोगे रात को 2 बजे भी चलेगा. नहीं यार, उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करो. आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर ऑन 2 PM not 2 AM. I hope this is understood. When grammatical construed as absurd meaning, what is absurd meaning? Absurd is means useless. मतलब ग्रामेटिकल मीनिंग को अगर आपने पढ़ा तो उसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, देन यू हैव टू टेक इट एज अ रीजनेबल मीनिंग. तो यहां पे क्या करो, गोल्डन रूल देखो ऑफ इंटरप्रिटेशन. कोर्ट फाइंड्स प्लेन मीनिंग नॉट अ फेयर कंस्ट्रक्शन. इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने फेयर मीनिंग निकला, नॉर्मली पढ़ा, लेकिन उससे कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेगा? कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम इट.
Court will try to find out the exact meaning, the reasonable meaning, and adopt that construct which will advance remedy and suppress mischief. Which will advance remedy and suppress mischief. Advance remedy मतलब solution मिलेगा, suppress mischief मतलब ambiguity कम करेगा. इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या है? इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि कोर्ट विल फाइंड आउट नॉट योर अंग्रेजी लैंग्वेज का मीनिंग, बट कोर्ट विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, द पॉलिसी ऑफ द एक्ट. ये जो लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था उसको वहां पे वो सेंटर फोकस में रखेंगे एंड उसके हिसाब से वो उसको क्या करेंगे? इंटरप्रिट करेंगे. सो बेस्ट एग्जाम्पल यहां पे मैंने दिया, कल 12 बजे क्लास है. सो इट डजंट मीन कि मैं रात को लूंगा, इट मीन्स रीजनेबली मीन्स मेरा उद्देश्य क्या था कि मैं दिन भर में काम करता हूं, रात में मैं तो सोता हूं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? आई विल टेक द क्लास इन द डे टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज अबाउट reasonable construction. This was about reasonable construction. So आपका ये सेकेंड वाले इंटरप्रिटेशन का होमवर्क भी सेम है, जस्ट लाइक योर फर्स्ट इंटरप्रिटेशन. 2 times राइटिंग एंड 1 time आपको वॉइस मैसेज बनाना है एंड मुझे सेंड करना है. इट मे बी सेंट ऑन योर गूगल क्लासरूम होमवर्क. ओके, लेट अस रिकॉल. कल के लेक्चर में हम बाकी के सारे प्राइमरी रूल्स खत्म करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सेकेंडरी रूल्स एज वेल. लेट अस फर्स्ट फुली रिकॉल कि इंटरप्रिटेशन के पूरे चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या देखा. तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस क्विकली समराइज. सबसे पहले हमने ये जाना कि ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी क्या है. There are 3 pillars of the constitution. This is given by the Constitution of India. As per the Constitution of India, there are 3 pillars. First pillar is the law making authority, also called as the legislative. President is head. उसके बाद में लोकसभा एंड राज्यसभा. दिस इज हाउ एनी एक्ट इज पास्ड. उसके बाद में सेकंड पिलर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी. इट इज लेड बाय द प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट सर, एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी होती है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर. एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, विच इज द जुडिशियरी मैकेनिज्म. जस्ट लाइक योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट is the final law making authority and they have been given with the task to interpret. Sir, what is the simple meaning of the interpret? Interpret मतलब समझना. लॉ तो सबके पास अवेलेबल है लेकिन समझता किसी को भी नहीं है, इसीलिए हर कोई सेम पैसा नहीं कमाता. सर, इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन क्या? इंटरप्रिटेशन इज समथिंग लाइक दिस. इसका मतलब क्या है? मैंने एक स्टेटमेंट किया, उसके मल्टीपल मीनिंग निकले. सर, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? मल्टीपल मीनिंग मेरे सामने बिखरे हैं, उससे फाइनली लेना मुझे क्या है, कंक्लूड क्या करना है. सर, इंडिया में क्या करते हैं? इंडिया में इंटरप्रिटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन दोनों को सेम मैनर में पढ़ते हैं. सर, इसका मतलब क्या है? दोनों को टोटल मारो, पहले उस स्टेटमेंट से अलग अलग निकालो एंड उसमें से फाइनली एक चीज को फाइनल करो, कंक्लूड करो. दिस इज हाउ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज इन रियल लाइफ. सर, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से रूल्स है? देयर आर 2 रूल्स. कौन कौन से? एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी. सर, प्राइमरी क्या है? ओके. इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ओनली पीबी इज परफेक्ट, ओनली मैथमेटिक्स कैन बी परफेक्ट, ओनली साइंस इज परफेक्ट, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन द मैथ्स. बट लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट. लैंग्वेज हैज इट्स ओन बैरियर्स. उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हो सकते हैं. इट इज नॉट फ्लॉलेस. दैट इज वाई कितना भी अच्छा ड्राफ्ट पर्सन होने दो, कुछ ना कुछ तो एम्बिग्विटी हो ही जाएगी. इसीलिए इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत पड़ती है एंड दैट पावर इज वेस्टेड विद द जुडिशियरी. जुडिशियरी को इंटरप्रिटेशन की पावर है, जुडिशियरी को जस्ट एंड इक्विटेबल है कि नहीं, इसकी पावर नहीं है. दैट पावर इज विद द लेजिस्लेटिव. लेकिन इसके खिलाफ आप एक दूसरी रिट पिटीशन जरूर फाइल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 इन द हाई कोर्ट. बराबर. चलो, इंटरप्रिटेशन के रूल, चलो कल जल्दी से बोलो. ये है प्राइमरी रूल, ये है सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल कौन से? पहला रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा रूल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीसरा रूल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, फोर्थ रूल हेडेंस केस या फिर मिस्चिफ रूल भी बोलते हैं. उसके बाद बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट में एडजस्टमेंट रेस. वाह वाह वाह, क्या लैंग्वेज है. एंड यहाँ के मतलब मुझे वो समझ में नहीं आते. नौशी चोरा क्या है वो?
नौसी चूरे सॉसिस, ये है पहला रूल। एंड दूसरा है एक्सपोजिटो, कुछ तो है डेस्पोसिटो जैसे। एनीवेज आपको समझ में आया ना, ठीक है चलो। सो ये 7 रूल एंड ये 2 रूल, टोटल 9 रूल है। उसके बाद में हमें एड्स भी देखने हैं, AIDS, एक्सटर्नल एड्स एंड इंटरनल एड्स, वो लास्ट वाले टॉपिक में कवर होंगे। उसके बाद में हमने कौन कौन से देखे, लिटरल रूल। अगर सीधी बात कही है विदाउट डबल मीनिंग तो उसको उसी तरीके से पढ़ो। इफ ग्रामेटिकल मीनिंग, इफ नॉर्मल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, इफ इट इज गिविंग यू क्लैरिटी, डू नॉट टेक उसका डबल मीनिंग। एंड लॉ, जुडिशियरी के पास लॉ को एक्सटेंड करने की अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज इट विल डीम्ड एज दे आर मेकिंग द लॉ। बराबर, उसको पढ़ने का, उसको समझने का, उसको बताने का अधिकार दिया गया है, उसमें एडिशन करने का अधिकार आपको दिया नहीं गया। लॉ मेकर मत बनिएगा, लॉ इंटरप्रिटर ही रहिएगा। बराबर। लिटरल रूल, लिटरल रूल मतलब क्या, जब सिंपल है चीजें, प्लेन है, तो उसको वही मतलब निकलेगा। लेकिन दूसरा क्या है, कौन सा रूल है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। व्हेन द लॉ इज गिविंग यू, व्हेन द स्टैट्यूट इज गिविंग यू मल्टीपल मीनिंग्स, अभी ऐसे गंदे लैंग्वेज में लिखना नहीं है, ये रिवीजन के टाइम के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो लिखोगे when any provision is giving me double meaning, then I will use reasonable construction, and according to reasonable construction I will use such a meaning which is going to give me benefit। ऐसे बीकॉम के पेपर नहीं लिखने। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको 2 बार आंसर राइटिंग करने के लिए बोला है, सो दैट ये आपको जो मैंने लिख के दिया है ना पूरा, ये आप उसी को छापो एग्जाम में। बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लिख के दी है। सो यहाँ पे एब्सर्डिटी, इनकॉन्जेंसी, इनकंसिस्टेंसी अगर आ रही है, देन यू हैव टू टेक अ मीनिंग। ये कौन सा मीनिंग चाहिए, विच इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ एज पर द पॉलिसी ऑफ द लॉ मेकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए। सो दिस इज द रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल सारे वाले अलग नेक्स्ट वाले सारे इंटरप्रिटेशन खत्म करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।